हेलो बच्चों, देखिए हमने आपको आज हम सेकेंड ईयर का आगे फिजिक्स का क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन से संबंध में बताया होगा, परावर्तन का नियम बताया, गोलीय दर्पण बताया, उसके लिए यूवी में संबंध बताया, आवर्धन क्षमता बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि आप कम से कम ये तो ज़रूर लिखा करिए कि सर आपने आपका पढ़ाया समझ में आया। कम से कम कुछ कहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कम से कम हमको मालूम तो चले कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को समझा। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक करें। जो कोई दिक्कत होती है तो आप उसको लिख के हमको भेजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ताकि हम उसमें और सुधार। जब आप कुछ कहेंगे नहीं तो हमें मान लेंगे कि हम तो ठीक है पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम अपनी बात को आप रखोगे तो हम उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे कि वीडियो समझ में नहीं आया, कि भाषा मेरी समझ में नहीं आई। जो भी दिक्कत हो तो उसको आप कहिए। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम उसी चैप्टर पर हैं, पहले चैप्टर पर। तो उसी का अगला पार्ट है प्रकाश का दूसरा गुण, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन बता दिया था। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखिए आप जानते भी होंगे, पर हम बताते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में, जानते होंगे किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, परंतु जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, यानी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश जब इससे मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वो अपने मार्ग से विचलित होता है, मार्ग से विचलित हो जाता है। इसके साथ साथ उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। चूंकि प्रकाश एक तरंग है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ये दोनों परिवर्तित होते हैं, परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मार्ग से विचलित होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, केवल चाल, तरंग दैर्घ्य और मार्ग से वो विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब क्या होता है, इससे प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, या वायु से कांच में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है, ये उस दशा की बात होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन आपकी है जो दो माध्यमों को पृथक करती है। इस लाइन के ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, इस लाइन के नीचे कोई दूसरा माध्यम है। मान लीजिए इस लाइन के ऊपर जो माध्यम है वो हल्का माध्यम है, हल्के माध्यम को कहते हैं विरल, और नीचे जो माध्यम है सघन है, गहरा है, उसको कहते हैं सघन माध्यम। जैसे वायु और जल की बात करें, मान लीजिए किरणें वायु से जल में जा रही है तो वायु आपका विरल हो जाएगा, जल वायु के अपेक्षा उसमें कण और नजदीक होते हैं। सघन मतलब उसमें माध्यम के कण और नजदीक होंगे, तो वायु में कण दूर दूर होते हैं, तो जल आपका वायु विरल हो जाएगा, जल आपका सघन हो गया। और जल और कांच की बात, इसी तरह से वायु और कांच की बात करेंगे तो वायु आपका विरल हो जाएगा और कांच आपका सघन हो जाएगा। और जल कांच की बात करेंगे
तो जल आपका विरल होगा और कांच सघन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए प्रकाश किरणें वायु से जल में जाती हैं, हम बहुत सारी किरणें जाएंगे। मेघ किरण की बात करें, मान लीजिए कोई किरण ये आ रही है, तो ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला भाग है, सीमा पृष्ठ इसे कहते हैं। तो जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है, माने दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसको क्या बोलते हैं? इस बिंदु को आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत अगर रेखा खींचेंगे तो ये कहलाएगा अभिलंब। तो प्रकाश किरणें, देखा गया प्रयोगों द्वारा कि प्रकाश किरणें जब विरल से सघन में जाती हैं, विरल से सघन में जाती हैं, तो जाना तो इसको सीधे चाहिए था, पर अपवर्तन क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो जाना तो इसको ऐसे सीधे चाहिए था, तो क्या करता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। किरणें जो होती हैं वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं? झुक जाती है। जब कब? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है। और जो दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, लिखते हैं स्मॉल आई से। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये अभिलंब हो गया, अपवर्तित किरण जो उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहाँ आर जो है वो अपवर्तन कोण, आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। और ध्यान से अगर देखेंगे तो सघन विरल माध्यम के लिए, विरल सघन माध्यम के लिए, इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। आपतित किरण जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, अगर किरणें सघन से विरल में जा रही हैं तो ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर तल के लंबवत रेखा खींचिए तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा। तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण, और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। या दूसरे शब्दों में, समझ में आ गया होगा, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सघन, विरल सघन माध्यम के लिए, विरल सघन माध्यम के लिए I इज ग्रेटर देन R होता है, और सघन विरल माध्यम के लिए, विरल सघन, सघन विरल माध्यम के लिए R ग्रेटर देन I होता है। विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण छोटा होगा। और ये भी मैंने बताया कि प्रकाश किरणें जब सघन से विरल में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित होता है और उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किरणें सघन माध्यम में, किरणें दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेंगी या अभिलंब से दूर हटेंगी, ये तब होगा जब किरणें किसी कोण पर आपतित होती हैं। परंतु अगर किरणें किसी पृष्ठ के, मान लीजिए सघन माध्यम में, जो भी माध्यम मान लिया जाए, ये मान लीजिए विरल है, सघन है, अगर किरणें अभिलंबवत आपतित होती है, पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तब वो अभिलंब से दूर नहीं हटती है, तब उसी दिशा में दूसरे माध्यम में, उसी मार्ग से दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये ध्यान रखिए, किरण जब किसी कोण पर आपतित होगी तब तो अभिलंब से दूर और अभिलंब की ओर झुकेगी, पर अभिलंबवत आपतित होगी, चाहे वो सघन से विरल हो चाहे विरल से सघन हो, तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन नहीं होगा तो ये मतलब थोड़े की चाल नहीं बदलेगी, चाल तभी बदलेगी, चाल तरंगदैर्घ्य तो हर परिस्थिति में बदलेगी, पर अगर किरणें अभिलंबवत आपतित होंगी तो कोई परिवर्तन उसके पथ में नहीं होगा, वो जैसे जाएंगे वैसे आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा हमको, जहां तक उम्मीद है आपको आ गया होगा।
दूसरी अब आता है कि प्रकाश के परावर्तन के संबंध में, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए तो आपका था पहला, इसको मान लिया कि इस लाइन के ऊपर एक कोई माध्यम, इसको मान लिया 1 मान लिया, और इस लाइन के नीचे कोई दूसरा माध्यम, उसको क्या मान लिया 2 मान लिया। अब मान लिया प्रकाश किरणें आ रही हैं, एक विरल है 2 सघन है, इसका नाम मैंने डाल दिया कि अविलंब हो गया। मान लीजिए कि सघन है तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। देखिए आता है अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम है, और वो कितने नियम होते हैं आपको मालूम होगा। 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है, इस दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स नियम भी बोला जाता है, स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का क्या मतलब हुआ, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और लिखते हैं 1n2। ध्यान दीजिएगा 1n2। 1n2 का मतलब प्रकाश किरण पहले में थी, दूसरे में जा रही थी, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक एक संख्या है, एक भौतिक राशि भी है, पर एक अनुपात है। ये केवल ये बताता है कि किरण जो दूसरे माध्यम में जाती है वो पहले माध्यम के सापेक्ष कितना विरल होती है, इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखना, इसे मान लीजिए प्रकाश वायु माध्यम को ए से लिखते हैं, एयर। जल हो तो इसको W से लिखते हैं, कांच हो तो G से लिखते हैं, कोई द्रव हो तो उसको L से लिखते हैं। अब अगर मान लीजिए लिखा है ANG, तो इसका मतलब क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, यानी पहले प्रकाश किरण वायु में थी, अब कांच में जा रही है। हम अपवर्तनांक उस माध्यम का निकालते हैं जिसमें किरण जाती है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें किरण जो होती है जाती है उस माध्यम का हम अपवर्तनांक लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मान लिया लिखा है वायु ANW, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यल, अभी मान लिया लिखा WNG, तो WNG क्या बोलेंगे, जल के सापेक्ष कांच का, बने जल से कांच में जा रही है, जल से के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर ANL लिखा है तो इसका मतलब जल के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव, ये आपका वायु होता है, ये जल होता है, ये कांच होता है, और ये क्या होता है, द्रव। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, यानी किरणें पहले वायु से फिर उस माध्यम में जाए, तो वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए, सवाल में आ जाए कि कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए 3/2 है, तो कांच का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक जब भी निकाला जाता है तो किसी के सापेक्ष निकाले, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 3/2। तो इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, वायु के सापेक्ष, तो इसको लिखा जाएगा ANG। ANG का मान कितना हो गया, 3/2। कोई मान होगा, तो कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक नियत होते हैं। ठीक है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ANG, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ANG। को कभी कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं दिया रहता है, ऐसे लिख देता है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो आप तब भी निरपेक्ष ही समझिएगा,
तब भी क्या समझेंगे, निरपेक्ष ही समझेंगे, अर्थात ये वायु के सापेक्ष है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 माना जाता है और उसके आधार पर अन्य माध्यमों के अपवर्तनांक को निकाला जाता है। ये तो था अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये कांच का कोई गुटका है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये मान लीजिए कांच का एक गुटका है, गुटका समझ रहे हैं, घनाभ के आकार का कांच का टुकड़ा कोई है, घन या घनाभ के आकार, घन या घनाभ के आकार का कांच का कोई टुकड़ा है मान लीजिए। तो किसी पृष्ठ पर रखा गया, मान लीजिए किसी, तो यहां देखेंगे आप, यहां ऊपर क्या होगी, एयर होगा, नीचे इसके बीच में क्या होगा, पूरा कांच भरा होगा, बाहर क्या हो जाएगा, कांच होगा, वायु होगा, वायु कांच, फिर बाहर चला जाएंगे, फिर वायु आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई किरण आ रही है, अब मान लीजिए कोई किरण आपकी आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इस पृष्ठ वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, ये अविलंब हो जाएगा। वायु से कांच में जा रहा है, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, ऐसा समझे। अब प्रकाश किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, तो ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहां पहुंचेगा, देखिए यहां माध्यम बदल गया, तो जब माध्यम बदल गया तो अविलंब खींचना पड़ेगा, तो ये आपतन बिंदु होगा। इसके लिए आपने अविलंब खींचा, अब किरणें देखो कांच से वायु जा रही है, तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इस माध्यम में जो किरण उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश किरणें कई माध्यमों से होकर फिर वापस अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती हैं, तो उस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ऐसा भी सबको, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जो अंदर रहेगी उसको अपवर्तित किरण, और जो बाहर, फिर वही देखिए वायु में था, वायु में लौट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज आपको अभी आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया है कि मान लीजिए पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, ये आपतित किरण हो गया, ये आई है, ये अपवर्तित किरण है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1n2, या 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले से दूसरे में जा रही है तो आपतन कोणीय हो गया, अपवर्तन कोणीय हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर। अब इसी को उल्टा बोलते हैं, मान लीजिए कि दूसरे से पहले में जा रही हो, तो आपतन कोण ये हो जाएगा, अपवर्तन कोण ये हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, दूसरे से पहले जा रही है तो 2n1 रखा जाएगा, आपतन कोण की जाए साइन आर बटे साइन आई, और दोनों का अगर गुणा करें 1n2 और 2n1 का गुणा करें, तो इसका मान जब आप निकालोगे तो इसका मान 1 आएगा, या लिख सकते हैं 2n1 बराबर 1/1n2। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। जैसे आ जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए 4/3 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। अगर मान लीजिए किसी सवाल में हमारे आ जाए कि किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो हमको वायु का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, कांच के, तब हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा GNA। अब GNA कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है GNA कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले से हो जाएगा 1/A, ये हो जाएगा 2/3, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1/ पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ये याद रखिएगा, फार्मूला इसका उपयोग होगा। किरणें जिस माध्यम में जाती हैं उसका हम अपवर्तनांक निकालते हैं, और जिस माध्यम में रहती है उसके सापेक्ष निकालते हैं। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए किरणें किसी सवाल में कांच से वायु में जा रही है,
तो कांच से अगर वायु में जा रही है तो कांच के सापेक्ष हमको वायु का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। अब इसी पर अगर हम लगावे फार्मूला बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोण यक्स है, आपतन कोण यक्स है, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, वाई। और ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा ना एकांतर कोण से। अब मान लीजिए कोण कितना है, जेड है, ये आपतन कोण हो गया, इस पृष्ठ के लिए आपतन ये हो गया, अपवर्तन ये हो गया। अब इस पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो आपतन ये हो गया, अपवर्तन। इसमें नियम लगाइए, तो पहले वायु से कांच में जा रहा था तो ANG क्या होगा, स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन यक्स बटे साइन वाई। और इसमें लगाओगे, इस पृष्ठ की बात करोगे तो किरणें वायु से, किरणें जो होगी कांच से वायु में जा रही है, तो इसमें लगाओगे GNA बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई बटे साइन जेड। और दो, चूंकि भी आपको मैंने बताया है कि ANG और GNA बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो ANG का मान रखेंगे तो साइन यक्स बटे साइन वाई और साइन वाई बटे साइन जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1। वाई से वाई कट गया, तिरछा गुणा करेंगे यानी आ जाएगा साइन एक्स बटे साइन जेड बराबर 1। साइन एक्स बराबर साइन जेड, तो एक्स बराबर कितना हो गया, जेड। यानी कहने में जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण पर क्या हो जाता है, निर्गत हो जाता है। कहने का मतलब कि निर्गत किरण जो होती है, अगर किरणें कई माध्यमों से होते हुए फिर अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती हैं, तो निर्गत किरण जो होती है वो समानांतर होती है किससे किरण से, आपतित किरण के। आपतित किरण के क्या होती है, समांतर होती है। इसको जाने रहिएगा, ये आगे इसका प्रयोग होगा। अब इसके बारे में आगे आपसे कल चर्चा करेंगे। हमने आपको कहा कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करिएगा, अपनी बातों को रखिए मेरे सामने। अब मेरे सामने आप है नहीं तो कम से कम आप मेरी बातों को, जो भी आपको समझ में आया, हाँ सर समझ में आया है, नहीं समझ में आया तब भी हमको व्हाट्सएप बताइए, सर जी ऐसे समझाइए, या इस तरह इस चीज़ हमको नहीं समझ में आया। तो मेरा मन रहा कि हमारे बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं, इसलिए जब पढ़ ही रहे हैं तो मन से पढ़िए। धन्यवाद, आगे चर्चा कल होगी। धन्यवाद।